क्लियर है? अब देखो एक बात आपको समझनी होगी कि आज की डेट में ना मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, तभी जाके हमारी स्टडी पूरी होती है। ठीक है? तो अब जैसे वो क्वेश्चन है ना यहाँ कराने को यहाँ पे भी करा देता मैं आपको, बट एक क्लास और ऐड हो जाती। अब वो क्लास मैं ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से बना चुका हूँ, तो आप देख लेना उसको। भैया एट लास्ट आपका मोटिव क्या होना चाहिए? आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि आपको है ना क्लास में क्या चीज़ कराई जा रही है क्या नहीं। आपका मोटिव होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आपको हर एक एग्जाम में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपके ठीक होने चाहिए। ये उसी तरीके से जैसे अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप एक की जगह कई सारी किताबों को फॉलो करते हैं, कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉलो करते हैं अलग अलग, वैसे ही है ना। तो मेन मोटिव आपका होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो, हमारा एग्जाम में क्वेश्चन सही हो। ठीक है? तो इस क्लास को जरूर देखना भाई, स्किप मत करना इस क्लास को, क्योंकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो अब है ना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल को, और उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसे एमएस वर्ड को किया था। ठीक है? तो ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो देखो अगर आप मेन्यू बार में जाएंगे तो आपको मेन्यू बार में जितने भी शब्द लिखे हुए दिखाई देते हैं उनको मेन्यू या टैब के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मेन्यू हमें मिलेगा वो होम के नाम से है। इसके पहला मेन्यू हमारा फाइल के नाम से, फिर होम के नाम से है। इसके बाद आगे हमें मिलेगा यहाँ पर इंसर्ट के नाम से। ठीक है? अब इंसर्ट के बाद है ना ड्रॉ नाम का जो मेन्यू या टैब मैंने एमएस वर्ड में लिखवाया था, वो पहले तो एक्सेल में आता था, बट अभी क्या है ना जो नया जो माइक्रोसॉफ्ट 365 वाले इस वर्जन में जो नई अपडेट आई है, तो उस अपडेट के थ्रू है ना बेसिकली वो ड्रॉ वाला जो मेन्यू था वो हटा दिया है। और सही भी है, देखो एक्सेल की शीट पर है ना मैनुअली, मतलब हमें मैनुअली अपनी हैंड राइटिंग में तो जनरली कुछ लिखना नहीं होगा। भाई एक्सेल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? डाटा एंट्री के लिए। डाटा एंट्री कीबोर्ड से की जाती है। अगर एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ ऐसा हो सकता है कि हम अपनी हैंड राइटिंग में कुछ लिखें, क्योंकि वहाँ पैसेज लिखे जा रहे हैं, है ना, डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा है। बट एक्सेल में हैंड राइटिंग में लिखने की क्या जरूरत है? तो पहले है ना ड्रॉ नाम का टूल यहाँ दे दिया था, बट अभी जो नई अपडेट वगैरह आई है उसमें ड्रॉ हटा दिया है। ठीक है? इसके बाद है ना आपको यहाँ पर एक और मेन्यू देखने को मिलेगा, वो है पेज लेआउट के नाम से। जैसे एमएस वर्ड में भी ये पेज लेआउट होता है, बट वहाँ पर इसको केवल लेआउट के नाम से बोला गया है, यहाँ पर इसको पेज लेआउट बोल दिया है। ठीक है? पेज लेआउट के नाम से। ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला आ जाता है फॉर्मूलाज के नाम से। फॉर्मूलाज के बाद आ जाता है अगला डेटा के नाम से। डेटा के बाद अगला आ जाएगा रिव्यू के नाम से। रिव्यू के बाद नेक्स्ट आता है व्यू के नाम से। व्यू के बाद आता है एक और जिसको पावर पिवट कहते हैं, और लास्ट में आता है हेल्प के नाम से। तो इतने सारे मेन्यू बार के मेन्यू या टैब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है? एक बार स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जब आप एक्सेल की फाइल को ओपन करेंगे ना, जिसको हम वर्कबुक के नाम से बोलते हैं, मैं भी दिखाऊंगा भी आपको। तो बेसिकली अगर इस तरीके से आपने एक्सेल की फाइल को ओपन किया, ठीक है ना, तो होगा क्या कि आपको यहाँ पर भी सबसे ऊपर की तरफ क्या दिखाई देगा? यहाँ पर ये टाइटल बार दिखाई देगा। टीवी का मतलब टाइटल बार। ठीक है? और टाइटल बार में यहाँ पर भी ये छोटा सा जो एरिया आपको दिख रहा है, इसमें आपको क्विक एक्सेस टूल बार ये भी दिखाई देगा। क्विक एक्सेस टूल बार जैसे कि मैंने एमएस वर्ड में आपको समझाया था, ये वो जगह होती है जहाँ पर हमें जिन टूल पर बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है उनको अपने सामने रख लेते हैं, जैसे कट कॉपी पेस्ट अंडू रीडू सेव सेव एज। तो वो टूल है ना यहाँ पर आप रख सकते हो जिन पर आपको जल्दी जल्दी काम करना है। ठीक है? बाकी ये एरिया क्या कहलाएगा? ये आपका टाइटल बार कहलाएगा। वैसे है तो पूरा टाइटल बार, और टाइटल बार में ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्विक एक्सेस टूल बार भी दे दिया है। इसके बाद यहाँ पर फाइल का नेम लिखा आ जाता है। यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, और इस सर्च के ऑप्शन की शॉर्टकट की भी होती है, दैट इज ऑल्ट प्लस क्यू। ऑल्ट प्लस क्यू, यानी अगर आपको एक्सेल में कुछ भी पता है बट आपको उस पर उसको कैसे काम में लाया जाता है ये कुछ नहीं पता, तो आप यहाँ या वो है कहाँ पर टूल, तो आप यहाँ लिख दो उसके बारे में, कुछ ना कुछ सर्च करके आपको दे देगा कि ये टूल कहाँ पर है, इस पर कैसे काम करते हैं, वो सब दे देगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर है ना आपको ऐसे तीन सिंबल देखने को मिलेंगे, और इन तीनों सिंबल का मीनिंग है, या तो अपनी एक्सेल की फाइल को आप मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं, जो नीचे टास्क बार में चली जाएगी। यहाँ पर ये सिंबल आएगा जिसको हम रीस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप है ना पूरी स्क्रीन पर अगर अपनी फाइल को छोटा करके देखना चाहते हैं तो भी आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा, और इसी बात को कहते हैं रीस्टोर डाउन करना। और अगर पूरी स्क्रीन पर बड़ा करके देखना चाहते हैं तो इसी पर क्लिक करना होगा, इसको मैक्सिमाइज कहा जाता है। फिर यहाँ पर आता है क्रॉस जैसा बटन, और ये एमएस एक्सेल की एप्लीकेशन को बंद करने का बटन है, इसको क्लोज द एप्लीकेशन कहा जाता है, जिसकी शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस F4 होती है। सेम ही है जैसे एमएस वर्ड में बताया था। फिर जस्ट इसके नीचे ना आपको यहाँ पर मेन्यू बार देखने को मिल जाएगा। ठीक है? मेन्यू बार। ठीक है? जैसे ये लिखा हुआ है, और इस मेन्यू बार के नीचे ना आपको यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलेगी, ऐसे मोटी सी जो पट्टी आपको दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? उसको रिबन के नाम से बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर भी रिबन आपको दिखाई देगी। तो ये जो रिबन है इसी पर आपको ना टूल्स या कमांड्स देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? टूल्स या कमांड्स। तो अगर ये कहा जाए कि किसी भी मेन्यू या टैब के टूल या कमांड आपको देखने तो वो कहाँ दिखेंगे? तो आंसर रिबन के ऊपर दिखता है। फिर यहाँ नीचे ना आपको दो चीजें और दिखती हैं। ये क्या चीज है? देखो बेटा, ये जो चीज आपको दिख रही है ना, इसको बेसिकली नेम बॉक्स के नाम से बोला जाता है। ये क्या चीज है? देखो नेम बॉक्स का मतलब ये होता है कि आप जिस भी सेल के अंदर हैं उस सेल का एड्रेस है ना आपको यहाँ पर नेम बॉक्स में भी दिखाया जाता है। सपोज दैट आप सेल एड्रेस A1 में है, A1 का मतलब A1 वाले सेल एड्रेस पे आपने माउस से क्लिक कर रखा है, या आपका जो कर्सर है वो A1 में ब्लिंक कर रहा है, यानी ये दर्शाया जा रहा है कि आप सेल एड्रेस A1 के अंदर है, तो वो A1 यहाँ पर भी दिखाई देगा लिखा हुआ। या आप सपोज दैट आप किसी दूसरे सेल में चले जाते हैं तो उसका जहाँ पर भी जाएंगे उसका सेल एड्रेस आ जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं कि नेम बॉक्स में ना आपको क्या दिखाई देता है? सेल एड्रेस दिखाई देता है। सेल एड्रेस दिखाई देगा, मतलब जिस भी सेल के अंदर आप हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसमें आप कुछ भी लिख रहे हैं, वो सेल एड्रेस आपको नेम बॉक्स में लिखा हुआ दिखाई देगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है साहब। बट अब है ना एक क्वेश्चन और भी हमें नेम बॉक्स के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है पेपर में, और वो क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन अभी बीते कुछ समय पहले पेपर में पूछा गया कि सपोज दैट कि आपने कोई रेंज ली है, मान लीजिए आपने कोई रेंज ली, सेल रेंज। अब वो सेल रेंज है सपोज दैट मान लीजिए कि D6 से लेकर मान लो E9 तक, ये सेल रेंज आपने ली। सेल रेंज लेने का मतलब समझते हैं? सेल रेंज लेने का मतलब आप इसे ऐसे समझ लो जैसे ना आप D6 से लेकर, यानी D6 वाला जो सेल है वहां से लेकर है ना E9 तक, फिर सुन लीजिए D6 से लेकर E9 तक आप सारे के सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लें, तो इसी को सेल रेंज कहा जाता है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि D6 से लेकर E9 तक, या फिर मतलब कोई भी रेंज आपको है ना यहाँ पर लिख कर दे दी जाए तो वो कैसे है ना बेसिकली है ना वो सेल रेंज कंसीडर की जाती है। वो डायगोनल सा बनता है, फिर वो पूरा डब्बा बना लो और उससे ना पता चल जाता है कि टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं। ये सब बातें लास्ट क्लास में समझाई थी मैंने। तो अगर सपोज दैट आपको है ना कोई सेल रेंज दे रखी है D6 से लेकर E9 तक, है ना, तो इसमें ये पूछा जाता है कि सेल रेंज D6 से लेकर अगर E9 तक अगर आप जा रहे हैं तो बताइए नेम बॉक्स में आपको कौन सा एड्रेस दिखाई देगा? ये क्वेश्चन है। नेम बॉक्स में आपको कौन सा सेल एड्रेस या एड्रेस दिखाई देगा? अब देखो मैंने अभी क्या बात बोली, मैंने आपको ये बोला कि नेम बॉक्स के अंदर है ना सेल का एड्रेस दिखाई देता है जिस सेल में आप हो। जैसे मान लो अगर आप D6 वाले सेल में तो D6 दिख जाएगा, E9 में तो E9 दिख जाएगा, A1 में तो A1 लिखा दिखाई देगा। बट अभी तो यहाँ पर सेल रेंज है, तो एक सिंगल सेल तो बोल नहीं रहा, वो तो कह रहा है D6 से लेकर E9 तक आपने सेल रेंज सेलेक्ट की हुई है। तो यहाँ पर नेम बॉक्स में क्या नाम आएगा? तो बेटा इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज D6। समझ में आया नहीं? यानी D6 नेम बॉक्स में दिखाई देगा।
ये पॉइंट है ना, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसका मीनिंग क्या है मैं समझाता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप सेल रेंज लेते हो ना, तो सेल रेंज सेलेक्ट करते समय तो है ना, यहाँ पर आपको बहुत कुछ चेंजेस या बदलाव दिख रहे होंगे। यहाँ है ना अलग अलग से ना एड्रेसेस वगैरह आते हुए दिखाई दे रहे होंगे, जल्दी जल्दी चेंज हो रहे होंगे, ऐसा दिखता है, अभी दिखाऊंगा आपको। बट फाइनली जब आप सेल रेंज सेलेक्ट कर लेते हो, बहुत सारे सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लिया, और जैसे ही आपने सेल रेंज ले ली, सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, नॉर्मल हो गए, ठीक है, यानी माउस पॉइंटर आपने छोड़ दिया, तो नेम बॉक्स में इस सेल रेंज का जो सबसे पहला वाला एड्रेस है वही आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात नोट कर लेना, ऐसा पेपर में पूछ रहे हैं। अब ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है बेटा, इसको कहते हैं यहाँ पर फॉर्मूला बार। अब देखो नाम क्या लिखा है इसमें, फॉर्मूला बार, तो लोगों को ऐसे लगता है कि फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखाया जाता होगा। ये बात तो आपको पता है ना कि एक्सेल के किसी भी सेल में आप कहीं पर भी इक्वल टू का साइन लगाकर कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लिख सकते हैं। बट आप है ना जो भी फॉर्मूला या फंक्शन लिख रहे हैं किसी भी सेल में, वो आपको फॉर्मूला बार में लिखता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर भी लिखता हुआ दिखाई देता है। और इवन फॉर्मूला बार के अंदर फॉर्मूला या फंक्शन ही नहीं, कोई नॉर्मल टेक्स्ट भी अगर आप लिखेंगे तो वो भी लिखता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है नहीं? लिख लो इस बात को कि फॉर्मूला बार में क्या दिखाई देगा। आप अगर किसी भी सेल के अंदर कोई फॉर्मूला लिखें, या फिर किसी भी सेल के अंदर इक्वल टू का साइन लगाकर कोई फंक्शन लिखें, या फिर एनी टेक्स्ट, यानी कि कोई भी टेक्स्ट लिखें, कोई भी टेक्स्ट लिखें, वो आपको फॉर्मूला बार में लिखता हुआ दिखाई देगा ही देगा। क्योंकि देखो नाम से तो ऐसे लगता है कि फॉर्मूला बार में फॉर्मूला या फंक्शन लिखकर दिखाया जाता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। सपोज दैट आप है ना एक्सेल की शीट में किसी भी सेल के अंदर अगर आप हेलो लिख रहे हैं या केवल 1 2 3 लिख रहे हैं किसी सेल में, तो वो भी आपको फॉर्मूला बार में लिखता हुआ दिखाई देता है। ठीक है साहब, फिर इसके बाद है ना आपका वर्किंग एरिया शुरू होगा और आपको ऐसे कॉलम्स दिखाई देंगे। ठीक है जी, ये कॉलम्स दिख जाएंगे और इसके बाद पंक्तियां लिख आपको दिखाई देंगी। ठीक है, यानी कि रोज यहाँ पर दिखाई देंगी। अब यहाँ पर है ना आपको ए बी सी डी ऐसे है ना आपको कॉलम के नाम लिखे हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पर आपको ना रो के नंबर लिखे हुए दिखाई देंगे, है ना। ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया, इसको है ना यहाँ मत लिखिए। ठीक है, मतलब कॉलम की जो हेडिंग है ना वो यहाँ होती है ऊपर। अब ये शीट सी बन गई है, चलो बन जाने दो, है ना। चलो ऐसे लिख लो, ए लिख लो, बी, अभी मैं प्रैक्टिकल जो दिखाऊंगा आपको उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और यहाँ होगा जैसे कि, अब ये गड़बड़ हो जाएगी ना, देखो इसे ऐसे समझ लो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ बाहर की तरफ, जैसे 1 2 3 4 ऐसे रो के नंबर दिखाई देंगे, और यहाँ ऊपर है ना आपको कॉलम की हेडिंग दिखाई देती है। तो बेसिकली ये वाला जो सेल एड्रेस है ये कहलाएगा आपका A1 वाला, है ना, क्योंकि ए वाला कॉलम है और 1 वाली रो है। तो यहाँ से ना शुरुआत होती है सेल एड्रेसेस की, यानी A1 से, और फिर आपको ढेर सारे सेल दिखाई देंगे। और यहाँ पर आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार भी दिखाई देगा, और यहाँ आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी दिखाई देगा, और सबसे नीचे की तरफ एक पतली सी पट्टी और आती है जिसको स्टेटस बार के नाम से बोला जाता है। और जनरली स्टेटस बार में आपको क्या दिखाई देगा, स्टेटस बार में ना जो स्टेटस इन्फॉर्मेशन है वो दिख जाएगी, जैसे आपकी है ना, जैसे मतलब इस फाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो आपको स्टेटस बार में दिख जाती है। अभी मैं दिखाऊंगा तो नोट भी कर लेना उसको, ठीक है। और यहीं इससे ऊपर है ना आपको यहाँ शीट भी दिखाई देती है कि आपकी है ना एक्सेल की फाइल में कितनी शीट यहाँ पर खुली हुई है। तो इसका क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि 2010 वाले वर्जन तक जो बाय डिफॉल्ट शीट खुल के आती थी एक्सेल की फाइल में वो 3 आती थी, और 2013 वाले वर्जन से जो शीट खुल के आती है वो एक ही आती है अपने आप। फिर आप आगे और भी शीट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पहले तो नोट कर लो, और अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ कि जैसे आप एक्सेल की फाइल ओपन करेंगे सबसे ऊपर की तरफ आपको टॉप में टाइटल बार दिखाई देगा। टाइटल बार में आपको क्विक एक्सेस टूल बार भी दिखता है लेफ्ट हैंड साइड पर, और इसके बाद यहाँ पर फाइल का नाम जो कि बुक 1 होगा। अगर फाइल का नाम खुद से नहीं देते हैं तो, और खुद से देते हैं तो जो रखना चाहे वो रख सकते हो। फिर यहाँ ऑल्ट प्लस क्यू एक सर्च बॉक्स रखा होता है जिसकी शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस क्यू है। यहाँ मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन है। फिर नीचे मेन्यू बार है जो ये लिखा हुआ है। फिर नीचे आता है रिबन जिस पर आपको टूल या कमांड दिखाई देंगे। फिर आ जाता है यहाँ नेम बॉक्स, फिर फॉर्मूला बार, और ये आता है आपका वर्किंग एरिया। नीचे यहाँ पर शीट नंबर दिखाई देंगे और नीचे स्टेटस बार भी आपको दिखता है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, यानी एटलीस्ट आपको कम से कम एक बार ये तो दिख जाए कि ये एक्सेल में अगर आप काम करने जा रहे हैं तो वो दिखता कैसा है। तो अभी आपको मेरे कंप्यूटर का है ना डेस्कटॉप दिखाई देगा, यानी कि फर्स्ट विजिबल स्क्रीन जो अभी आपको दिखाई दे रही है इसको डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। और नीचे एक मोटी सी पट्टी दिख रही है आपको, इसको टास्क बार कहते हैं। इसमें ये जो बटन आपको दिख रहा है इसको स्टार्ट मेन्यू बटन कहा जाता है, जिस पर क्लिक करने पर आपके सामने ऐसा कुछ खुल के आएगा। इसमें यहाँ ऑल का बटन है जिसको पहले ऑल प्रोग्राम भी कहा जाता था, अभी ऑल लिखा हुआ है। और इसमें आपको एक्सेल ढूंढना है, एक्सेल ये रहा, यहाँ पर देखो माइक्रोसॉफ्ट 365 लिखा है, मतलब ये एक्सेल 365 है, ठीक है। हमें बेसिकली यहाँ पर ये वेलकम स्क्रीन है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई वर्जन हो जिसमें ऐसा खुल के ना आ रहा हो, तो यहाँ जो आपको ये शीट दिख रही है इसको ब्लैंक वर्कबुक कहा जाता है, इसी पर हमें काम करना है। बाकी ये और जो चीज़ें आपको दिख रही है ना इनको भी टेम्पलेट्स बोलते हैं, यानी कि प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स, ठीक है ना। जैसे आपको मान लीजिए कोई फॉर्मूला ट्यूटोरियल देखना है, या मान लो अगर आपको फोटो कैलेंडर बनाना है, या मान लो आपको एकेडमिक कैलेंडर बनाना है, या आपको कोई बैलेंस शीट बनानी है, या कोई स्टूडेंट शेड्यूल बनाना है, तो ये सब है ना पहले से सिंपल इनवॉइस बनाना है। आपको इनवॉइस बनाना नहीं आता लोगों को, है ना, तो ये सब फॉर्मेट्स है ना पहले से बना के दे दिए एक्सेल ने। इनमें बस आपको सिंपल सा क्लिक करना है, ऐसे आ जाएगा बन के आपके सामने, और क्रिएट वाले बटन पर जैसे क्लिक करोगे तो ये चीज़ बन के आ जाएगी। ये इनवॉइस है। कई बार आप जब कुछ काम कर रहे होते हैं, अपना कोई प्रोडक्ट वगैरह बेच रहे होते हैं तो उसकी इनवॉइस आपको देनी पड़ती है ना, उसमें बिल वगैरह पूरा लिखा होता है। तो बहुत से लोगों को ये बनाना नहीं आता, तो एक्सेल आपकी हेल्प कर रहा है, वो आपको इनवॉइस फॉर्मेट दे रहा है। बस आप यहाँ जो भी चेंज करना चाहें वो चेंज करके बना दो, ठीक है। डाटा एंट्री का तो काम होता है बेसिकली एक्सेल के थ्रू। बट अभी हमें जरूरत है ब्लैंक वर्कबुक की, जिसे हम ओपन करेंगे, ठीक है। हाँ देखो मैं ये ऐसे बना रहा था, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो ये ऊपर हो गया टाइटल बार, ये हो गया मेन्यू बार जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू, व्यू, हेल्प और पावर पिवट ये दे रखा है। फिर इसके बाद है ना नीचे रिबन दे रखी है, फिर यहाँ पर दे रखा है नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स को देखो, जैसे अभी मैंने यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये सेल एड्रेस कौन सा है, डी वाला कॉलम है, 2 वाली रो है, तो देखो नेम बॉक्स में D2 आ गया। तो ऐसे कहीं और क्लिक कर दो, जैसे B2 पे क्लिक कर दो तो यहाँ B2 आ जाएगा। अब सेल की रेंज जो बनाते हैं वो क्या होती है, देखो ऐसे, जैसे किसी भी सेल पर क्लिक करके और माउस लेफ्ट क्लिक बटन को दबा के रखना। अब आप देखना यहाँ पर जहाँ वो नेम बॉक्स वाली जगह है ना वहाँ देखना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे अभी 4R मल्टीप्लाई 2C ऐसा लिखा हुआ है, अब 6R मल्टीप्लाई बाय 4C लिखा हुआ है। तो ऐसे चेंज दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो इसी को बेसिकली रेंज कहा जा रहा है। तो आप जितने सेल्स आप सेलेक्ट करना चाहो माउस के लेफ्ट क्लिक बटन को दबा के ये काम कर रहा हूँ मैं, तो जहाँ आप छोड़ना चाहे वहाँ छोड़ दो। तो जैसे ही आपने ये छोड़ा माउस का लेफ्ट क्लिक बटन, तो आप देखना नेम बॉक्स में क्या लिख रहा है, C4 लिखा है। तो C4 क्या है, C4 हमारा सबसे पहला सेल एड्रेस है इस सेल रेंज में। समझ में आ गया। तो देखो एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं ऐसे, और ये वाला जो सेल है इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, रेड कर देता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहला वाला सेल, और ये होगा हमारा सबसे लास्ट वाला सेल, ठीक है ना। और यहाँ से लेकर आना एक डायगोनल सी लाइन मान लो दिमाग में कि ये सबसे पहला सेल होता है और ये सबसे लास्ट वाला सेल है, फिर एक डब्बा पूरा बन गया। तो इतने सेल्स है ना सेलेक्ट हो जाते हैं जब आप कोई सेल रेंज ले रहे होते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला बार। अब देखो किसी भी एक्सेल के सेल में ना आप इक्वल टू का साइन लगा के कुछ लिखें, फंक्शन लिखें, जैसे इक्वल टू का सम लिखा, इक्वल टू के बाद तो देखो यहाँ पर इक्वल टू का सम लिखा हुआ है,
यानी मोटा मोटा अगर हम यहाँ पर कोई फंक्शन या फॉर्मूला लिखें तो आपको फॉर्मूला बार में लिखा हुआ दिखाई देगा। बट इवन अगर आप किसी सेल में कुछ नॉर्मल भी लिखें, जैसे हेलो लिखा, तो वो हेलो भी देखो फॉर्मूला बार में लिखा हुआ है। तो ये बात हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूला बार में हमें हर चीज लिखकर दिखाई जाती है जो हम एक्सेल की शीट पर लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये कॉलम्स आपको दिख रहे हैं ABCD करके, और ये रोज आपको दिख रही है 1 2 3 करके। तो अगर आप है ना सबसे लास्ट वाला रो या लास्ट वाला कॉलम अगर देखना चाहें तो उसका भी एक शॉर्टकट की होता है बेसिकली, अभी बोर्ड पर लिख के बता दूंगा आपको। जैसे पहला वाला कॉलम क्या है यहाँ पर A, फिर दूसरा B, तीसरा C, ऐसे सबसे लास्ट वाला कॉलम अगर आपको देखना है तो कंट्रोल वाली की के साथ राइट वाली एरो की दबा दीजिए। तो देखो आ गया XFD लिखा हुआ, और ये XFD क्या है, ये है 16384 वाला कॉलम। और वापस अगर पहले वाले कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबा दो, तो यहाँ वापस आ जाओगे। अभी यहाँ पर रो का नंबर आपको क्या दिख रहा है, नंबर 1, दूसरी रो 2 लिख रहा है, तीसरी चौथी पांचवी ऐसी रोज आपको दिखाई दे रही है। बट अगर सबसे लास्ट वाली रो आपको देखनी है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबा दीजिए, तो यहाँ पर दिख जाएगा 10,48,576। और आपको फर्स्ट वाली रो पर जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो की दबा दीजिए, तो यहाँ पर फर्स्ट वाली रो फिर से दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, एक चीज और, मैंने एक पेपर में क्वेश्चन देखा था कि जैसे अगर आप पूरी शीट को एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ये देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जितना बड़ा पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया उतना ही हुआ ना सेलेक्ट, बट पूरी शीट अगर आपको एक बार में सेलेक्ट करनी है तो क्या करेंगे, तो यहाँ देखो ये बटन दे रखा है, समझ रहे हैं? ये बटन है, ये वाला बटन। तो इस बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे ना, ये बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं कि कॉलम और रो के बीच में ये बटन है। इसका कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं होता, बट इन दोनों के बीच में एक बटन है, इस पर अगर माउस से क्लिक कर देंगे तो पूरी शीट एक बार में सेलेक्ट हो जाती है, जितनी बड़ी शीट है सारी सेलेक्ट होगी इस बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काम करना होता है, यहाँ पर आपको डेटा एंट्री करनी है, जो भी लिखना है लिखो, ऐसे लिखते जाते हैं। एक बात और ध्यान रखना, जैसे एक्सेल में क्या होता है ना, आप किसी भी सेल में कुछ भी लिखो और उसके बाद अगर आप एंटर दबाओगे तो आप नीचे जाओगे, और अगर आप किसी सेल में है उससे राइट साइड में जाना है तो आप टैब वाली की दबाएंगे। ठीक है, वापस आना है तो शिफ्ट के साथ टैब दबा दो तो पीछे आ जाते हैं। किसी सेल में अगर आप, ठीक है, अगर आप जैसे किसी सेल में हो और आपको नीचे जाना, एंटर दबाएंगे तो नीचे जाओगे, और शिफ्ट के साथ एंटर दबा दोगे तो ऊपर चले आओगे। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं यहाँ पर। फिर आपको नीचे ना शीट नंबर 1 दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि आप जब है ना एक्सेल की फाइल ओपन करेंगे तो एक ही शीट आपके सामने खुली हुई आएगी, बट एक और शीट खोलनी है तो प्लस के सिंबल पर क्लिक कर दो, तो दूसरी शीट खुल गई, और खोलनी है तीसरी शीट खुल गई। इन शीट का जो नाम है ना वो भी रीनेम किया जा सकता है, आप नाम बदल सकते हो शीट का, अगर आपको शीट का नाम चेंज करना है तो शीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर? चलो, तो 3 पॉइंट हैं जो मेरे को आपको बताने हैं, अब मैं बोर्ड पर आकर चीजों को बताता हूँ। अच्छा, नीचे और देख लो, ये नीचे पतली सी एक पट्टी और दिखाई दे रही है आपको, और ये जो पट्टी आपको दिख रही है इसको स्टेटस बार कहते हैं। इसमें देखो यहाँ पर आपको डिस्प्ले, मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट व्यू होते हैं वो दिख रहे हैं नॉर्मल के नाम से, पेज लेआउट के नाम से, पेज ब्रेक प्रीव्यू के नाम से, और यहाँ पर जूम का ऑप्शन भी दिख रहा है। ठीक है, ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, ये सब आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल लिखना चाहे तो लिख लेना कि स्टेटस बार में एक तो एक्सेसिबिलिटी नाम का टूल दिख रहा है। एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या, ये चेक कर रहा है खुद से कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो शीट को बनाते समय, तो एक्सेसिबिलिटी दिख जाएगा। डिस्प्ले सेटिंग दिख जाता है, ये आपको व्यूज दिख जाएंगे, एक्सेल व्यू जो कि 3 होते हैं, नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू, और जूम के नाम से। ठीक है, डिस्प्ले सेटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना कि स्टेटस बार में एक्सेसिबिलिटी और एक्सेल व्यू, व्यू देखो यहाँ मिलते हैं हमें, जिसको है ना हम शीट व्यू भी कह सकते हैं, ये देखो वर्कबुक व्यूज बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वर्कबुक व्यूज आपको मिल जाएगा, एक्सेसिबिलिटी और जूम का ऑप्शन मिल जाता है। क्लियर है जी, समझ में आ गया सभी को? चलो, तो जो 3 4 बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ बोर्ड पर आके, फिर हम इसको सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने आ जाता हूँ फिर से 1 सेकंड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो है ना वो लिख लो स्टेटस बार में ना आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट नोट करके लिख लेना कि स्टेटस बार में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो टूल आपको मिल जाता है एक्सेसिबिलिटी नाम का, इनके कोई हिंदी नाम नहीं होते बेटा, बस ये समझ लो एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये चेक करना कि आप जो बना रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो सही है नहीं, इसे एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। इसके बाद दूसरा टूल आपको मिल जाता है वर्कबुक व्यूज के नाम से, वर्कबुक व्यूज, और इसमें वर्कबुक व्यूज में 3 व्यू आपको यहाँ दिख रहे हैं, एक तो नॉर्मल व्यू, एक कहलाता है पेज लेआउट व्यू, और एक कहलाता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू के नाम से। तो ये 3 व्यू आपको देखने को मिलता है एक्सेल में। ठीक है, और नॉर्मल जो व्यू है ना वो बाय डिफॉल्ट रहता है, जैसे हमारे एमएस वर्ड में जो बाय डिफॉल्ट व्यू था वो प्रिंट लेआउट के नाम से था, यहाँ पर नॉर्मल के नाम से है। ठीक है, और एक ऑप्शन और मिलता है यहाँ पर जूम का। ठीक है, अब नीचे जगह नहीं बची है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, बाकी लिखना चाहे तो आप लिख लेना, नहीं तो मैं आगे जूम लिखवाऊंगा आपको जब यहाँ पर पहुंचेंगे व्यू के अंदर। जूम में ध्यान रखना कि एक्सेल में जूम मिनिमम 10% होता है और मैक्सिमम 400% होता है, बाय डिफॉल्ट 100% होता है। एमएस वर्ड में क्या लिखा था, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500%, बाय डिफॉल्ट 100%। यहाँ पर सारी चीजें सेम है, बस जो मैक्सिमम जूम है वो 400% है, एमएस वर्ड में 500% था। ठीक है, तो ये सब आपने नोट कर ही लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर सपोज दैट आपको है ना सबसे पहली वाली रो या सबसे लास्ट वाली रो देखनी हो, सबसे पहला कॉलम सबसे लास्ट वाला कॉलम देखना हो, तो अगला पॉइंट ये लिखिए कि अगर आप है ना कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से राइट एरो की दबाते हैं तो इससे क्या होगा, लास्ट वाला कॉलम आपको दिख जाएगा, सबसे अंतिम कॉलम, जो कि क्या होता है XFD, है ना। तो इसको ऐसे लिखना, मैं इसको ना ऐसे डब्बे में बना दे रहा हूँ ना, यानी कि कंट्रोल वाली की के साथ आपको ये राइट एरो की वाली बटन दबानी है। ठीक है, अब आपको सबसे पहली वाली, अगर सबसे पहला वाला कॉलम देखना है तो क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ आपको लेफ्ट वाला एरो की बटन दबाना होगा, तो आप लौट के कहाँ जाएंगे, फर्स्ट कॉलम पर आ जाएंगे। ये शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये। अगर सपोज दैट कि आपने कंट्रोल वाली की के साथ क्या किया, डाउन वाली एरो की दबा दी कीबोर्ड से, तो इससे क्या होगा, लास्ट वाली रो आपको दिखाई देगी पंक्ति, यानी 10,48,576। और अगर आपने कंट्रोल वाली की के साथ अप वाली एरो की अगर दबा दी है तो इससे आपको फर्स्ट वाली रो दिखाई दे जाएगी, जो रो नंबर 1 होती है। एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए। ठीक है साहब, अब अगला एक और पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर आप एक्सेल की शीट में काम कर रहे हैं और अगर आप एंटर दबा रहे हैं तो उससे क्या होगा, आप सेल्स में नीचे की तरफ जाएंगे, है ना, जो भी सेल्स हैं उसमें नीचे की तरफ जाएंगे आप। यानी अगर आप एंटर वाली की दबाते हैं तो इससे क्या होगा, आप जाएंगे, ऐसे लिख लो, सेल्स में नीचे, सेल्स में डाउन, यानी नीचे जाओगे, एक एक स्टेप नीचे जाओगे, सेल्स में डाउन जाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ऐसे लिख लो। ठीक है, बट अगर आपको ऊपर आना हो एक एक स्टेप तो आप शिफ्ट के साथ एंटर वाली की दबा दो, तो इससे क्या हो जाएगा, आप अप आ जाओगे। ठीक है, सेल्स में अप आएंगे। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, मतलब अगर आप किसी सेल में और आपने एंटर दबाया तो नीचे जाते हैं एक एक स्टेप सेल्स में, और अगर शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे तो एक एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं। ऐसे ही एक और लिख लो, अगर आप टैब वाली की दबाएंगे तो इससे क्या होगा, सेल्स में
जो भी सेल्स हैं उनमें राइट साइड में जाएंगे, राइट में, एक एक स्टेप राइट में जाएंगे। बताओ जी, बात समझ में आ गई? और अगर आपने शिफ्ट वाली की के साथ टैब दबा दिया तो उससे क्या होगा, आप सेल्स में वापस पीछे आएंगे, लेफ्ट में, सेल्स में लेफ्ट में आएंगे। ठीक है, इफ यू वांट टू मूव टू लेफ्ट साइड, है ना, वन वन सेल, देन यू हैव टू चूज या यू हैव टू प्रेस शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट के साथ टैब दबाना होगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, और एक पॉइंट और है, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने ना आपको ये तो बताया था ना कि अगर आप है ना एक्सेल की फाइल का नाम खुद से देना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिखने होंगे या कितने कैरेक्टर लिखने की परमिशन है, 225 टू 25 है ना। बट जो शीट जो अभी मैंने आपको दिखाई, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, इन शीट का नाम भी चेंज किया जा सकता है। वैसे तो शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 लिखा आता है, बट क्या हम अपनी मर्जी से नाम चेंज कर सकते हैं? हाँ। और फिर अगर कर सकते हैं तो इसमें कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? तो इसमें 31 कैरेक्टर, ये नोट कर लो, शीट नेम। ठीक है, जो शीट का नेम है उसे अगर आप मैनुअली चेंज करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स, 31 कैरेक्टर्स, यानी कि टोटल कुल वर्णों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 31 कैरेक्टर ही आप लिख सकते हैं बस, लगातार, विदाउट स्पेस। ठीक है, ये भी लिख लो चाहो तो, स्पेस के बिना, स्पेस के बिना, यानी कि विदाउट स्पेस आपको लिखना है लगातार। ठीक है, तो अभी है ना रिसेंटली पेपर हुआ था, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए एक्सेल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स रिगार्डिंग एक्सेल, ऐसे पूछा था कुछ। तो उसमें ये लिखा था कि शीट का नाम रीनेम नहीं किया जा सकता। तो क्या ये बात सही है? गलत है, शीट का नाम रीनेम हो सकता है। शीट का नाम वैसे तो बाय डिफॉल्ट शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3 आता है, बट अगर आप चाहें तो शीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं और आपको परमिशन है कि आप 31 कैरेक्टर ही लिख पाएंगे, वो भी स्पेस के बिना, बिना स्पेस दिए। ठीक है, जैसे फाइल का नाम 225 कैरेक्टर में लिखा जा सकता है मैक्सिमम, ऐसे ही शीट का नाम 31 कैरेक्टर में लिखा जा सकता है। बताओ बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये है एक बेसिक फंडामेंटल सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक्सेल के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। एज इट इज क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लिखे हुए आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रखे हुए आते हैं पेपर में। दिक्कत वाली बात क्या आती है कि स्टूडेंट्स है ना इन पॉइंट को या तो याद नहीं करते या फिर क्लास नहीं देखते पूरी, इस वजह से ना वो क्वेश्चन को छोड़ाते हैं या गलत करके आते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ यही होता है। अब देखो वो जमाना चला गया जब है ना थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते थे और उससे सिलेक्शन हो जाता था। आज के जमाने में सिलेक्शन उसी का हो रहा है जो इफेक्टिव तरीके से पढ़ रहा है, सही तरीके से पढ़ रहा है, ज्यादा पढ़ रहा है, सिलेक्शन उसका होगा। अगर हम फ्रॉड केसेस की बात ना करें तो फ्रॉड भी होता है, फ्रॉड का मतलब वही पैसे देकर कहीं सिलेक्शन हो जाए, ये भी चलता है भारत में। स्टेट गवर्नमेंट में तो ज़्यादा ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, शायद उसमें भी चलता होगा कहीं ना कहीं, बट स्टेट गवर्नमेंट में तो चलता ही चलता है। तो अगर उन केसेस को छोड़ दिया जाए, ठीक है, खैर हम है ना बिल्कुल ही ऐसा नहीं बोलेंगे कि पैसे से ही केवल जॉब मिलती है, वो कम केसेस होते हैं। मान लो 100 वैकेंसी निकली है तो उनमें 5 वैकेंसी के लिए ऐसा कुछ हो जाए जुगाड़ लग जाती है, 95% जो सिलेक्शन होता है वो अपनी मेहनत से होता है। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसी व्यक्ति का ना सिलेक्शन हो गया, मेहनत करके पढ़ रहा था वो और हमने उसको सीधे डिक्लेयर कर दिया जैसा बन गया, हम अरे पैसे दिए होंगे तूने तभी सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसा नहीं है। बट अब आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर आप चीज़ों को याद नहीं रखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट सर्विस को पाना। समझ रहे हैं बात? एक बात छोटी सी बताना चाहूंगा आपको कि चाइना, चीन है ना पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जिसमें सबसे टफेस्ट एग्जाम्स होते हैं, सबसे टफ। हमारे भारत में है ना जैसे आईएएस का पेपर टफ कहा जाता है, आईआईटी का जो पेपर होता है उसको टफ कहा जाता है ना, मेडिकल का जो पेपर है उसको टफ कहा जाता है, गेट का पेपर होता है एमटेक वगैरह करने के लिए तो उसको टफ कहा जाता है, तो इन एग्जाम को टफ कहते हैं। इनसे भी कई गुना टफ एग्जाम होता है चाइना में, चीन में। तो अगर वो टफ से टफ एग्जाम को दे रहे हैं इसका मतलब टफ प्रिपरेशन उन्हें करनी पड़ेगी, और टफ प्रिपरेशन करने के लिए उन्हें दिमाग ज्यादा देना पड़ेगा, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, और इसी वजह से चाइना कई गुना, कई 100 गुना आगे है भारत से, इंडिया से, है ना। अभी हम उसके आसपास भी नहीं है। तो ये ऐसा तभी है ना जब हम दिमाग लगाएंगे, पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कुछ इनोवेटिव अलग से कुछ करना, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, वो तो एक अलग केस हो गया। आप केवल अभी फिलहाल एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आप कोई इनोवेटिव नहीं कर रहे हैं, आपका है ना कुछ भी देश के लिए कोई भी योगदान नहीं है। समझ रहे नहीं? सरकारी नौकरी की तैयारी करके एक सरकारी पद पर बैठ जाना, जैसे सपोज बैंक में आपकी जॉब लगी तो वहाँ क्या करना है आपको, पैसे गिनने हैं बस। तो आप अपनी एक जॉब सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सारी पढ़ाई करनी है आपको। आप है ना देश के लिए इनोवेटिव कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो जो इनोवेटिव करना होगा, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा, वो तो एक अलग चीज होगी, है नहीं। उसके लिए तो और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत चीजें सीखनी पड़ेंगी। आप जो अभी सरकारी नौकरी के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए तो आपको कम मेहनत करनी है, बट वो कम मेहनत भी यही वाली है जो आपको ज्यादा लगती है। ठीक है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, ये भी अगर नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन मुश्किल होगा फिर। तो तैयारी करिए, पढ़िए। और एक बात और बताऊंगा सभी लोगों को कि भाई देखो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी है ना 2-4 दिन में, 2-4 हफ्ते या 2-4 महीने में नहीं होती, लिटरली नहीं होती। कोई अगर ये कह दे ना कि हम एक क्रैश कोर्स निकाल रहे हैं 2 महीने में, 3 महीने पूरा रिवीजन करा देंगे, तो वो रिवीजन करा सकते हैं। या तो आपका बैकग्राउंड इतना ज्यादा मजबूत रहा हो कि ना आप बचपन से सारी चीजें मतलब टॉप करते हुए आए हो, पढ़ते हुए आए हो, कुछ भी पूछ लो सब बता देते हो, तो आप 2-3 महीने में रिवीजन कर सकते हो और सिलेक्शन भी हो जाए। बट एक अच्छी खासी तैयारी करनी है तो मेरे हिसाब से कम 1 साल तो आपको करनी चाहिए, साल भर जरूर देना चाहिए। ठीक है, 6 महीने भी मेरे को लगता है कि कम ही पड़ते हैं किसी तैयारी करने को, किसी सिलेबस को पूरा करने में। सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं, एक नंबर की फाइट होती है आजकल, एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये करने के लिए कम से कम 1 साल तो मेरे हिसाब से आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, और मैं उन लोगों को खासकर कहना चाहूंगा जिन लोगों की टाइपिंग होती है, आप जिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें अगर टाइपिंग है तो साल भर पहले से टाइपिंग शुरू करो, धीरे 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 धीरे। अगर आपने रिटन क्लियर कर लिया और आपकी ना टाइपिंग है ना मान लो नहीं करी आपने, और एग्जाम से 1-2 महीने पहले टाइपिंग सीख लो, तो जरूरी नहीं है कि आपका टाइपिंग क्लियर हो जाए, और पता चले टाइपिंग क्लियर नहीं हुई तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरा एक रिलेटिव है, उसका सीआरपीएफ का था शायद, सीआईएसएफ आई थिंक, है ना, सीआईएसएफ का एग्जाम था, उसने रिटन वगैरह क्लियर कर लिया था, उसका फिजिकल भी क्लियर था, बस उसमें जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा था उसमें स्टेनोग्राफी मांगी जा रही थी, स्टेनो थी उसमें। अब वो ही नहीं पढ़ रहा था, वो नहीं सीख रहा था वो। अब एग्जाम में उसका फिजिकल क्लियर, उसका रिटन क्लियर, और फिर है ना स्टेनो जब देने गया तो वही ना क्लियर ही नहीं हुआ। 1-1.5 महीने 2 महीने पहले से सीख रहा था वो, तो कर ही नहीं पाया वो। तो वही है ना, देखो अगर आप जिन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो ये जान लो कि उनमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ना, तो उन चीज़ों को कम से कम साल भर की एक तैयारी करिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, और दीजिए एकदम बढ़िया तरीके से पेपर, कैसे नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक, चलो वैसे मैं इधर उधर की बातें क्लास में ज़्यादा करता नहीं हूँ, बट आज कर ली, कोई बात नहीं। समझ में आ गया सभी को? तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, देखो इन सभी पॉइंट्स को ना याद रखते हुए दिमाग में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, समझ नहीं, तभी तो पता चलेगा कि ये सारे पॉइंट्स हमें याद रहे हैं या नहीं रहे। तो सारी स्ट्रेटेजी है ना मैं आपको पहले ऑलरेडी क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूँ। वो जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है प्रैक्टिस की, क्लास की है ना, वो सब आप वहाँ जाके एक बार सुनिए, क्लियर है? तो उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब है ना शुरू करते हैं फाइल वाले मेन्यू से, कम से कम इसे तो आज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगली क्लास से ना होम वाले मेन्यू या टैब को शुरू करेंगे। देखो जैसे हम फाइल वाले इस मेन्यू या टैब पर क्लिक करेंगे तो ये तो पता ही आपको कि सबसे यहाँ नीचे की तरफ भी क्या आएगी, रिबन आएगी, बट फाइल वाले केस में ना रिबन नहीं आती।
रिबन जो हमें दिखाई देती है टूल्स या कमांड्स के लिए वो आपको होम से दिखाई देती है, फाइल के लिए एक अलग से स्क्रीन खुल के आ जाती है, ठीक है, जो 365 वाला वर्जन है। बट इसमें क्या क्या टूल या कमांड है वो देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले ना आपको एक टूल मिलेगा इन्फो के नाम से, ये सेम वैसे ही है जैसे एमएस वर्ड में मैंने आपको बताया था, इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल, इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल। एक बात और ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर ना थोड़ा जल्दी जल्दी भी लेंगे चीज़ों को, क्योंकि जो चीज़ है ना एमएस वर्ड में और यहाँ पर कॉमन है, तो उनको बार बार ना पूरा डिटेल में लिखने की समझने की जरूरत क्या है। और अगर हम ये भी लिख दें कि ये टूल एमएस वर्ड में और यहाँ पर सेम है, तो हम एमएस वर्ड में पढ़ के आए हैं, तो इसलिए ना मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप एमएस वर्ड को पूरा अच्छे से सुन के और पढ़ के आए, ठीक है, फिर एक्सेल को पढ़ें। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल का मतलब फाइल की सूचना, यानी एक्सेल की जो आप फाइल बना रहे हैं इसकी पूरी सूचना आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी कि आपकी एक्सेल की फाइल का नाम क्या है, ये कब बनी थी, इसमें लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुआ था, इसमें टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी है, इसमें कितने सेल्स में डाटा लिखा गया, इसमें कितने फंक्शन फॉर्मूले लिखे गए, इसमें कितनी टेबल बनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन सारी सूचनाएं आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद है ना यहाँ पर न्यू नाम का एक बटन आएगा, ये न्यू वर्कबुक का ही होता है, इसकी भी है ना सेम शॉर्टकट की है जैसे एमएस वर्ड में थी, कंट्रोल+N, ठीक है। ऐसी ओपन, अब देखो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है ना, सेम ही है, ठीक है। चलो लिख देता हूँ। ओपन का मतलब आपको पता है, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल यानी कि पहले से जो बनी हुई फाइलें हैं उनमें से अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो इस ओपन वाले बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है दैट इज कंट्रोल+O, या फिर एक शॉर्टकट की आप और भी प्रेस कर सकते हैं दैट इज कंट्रोल+F12। तो दोनों से है ना आप ओपन विंडो या ओपन डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं जिसमें आपको पहले से बनी हुई फाइलें दिख जाएंगी, ठीक है। इसके बाद है ना सेव वाला ऑप्शन आ जाता है, सेव बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एमएस वर्ड में था, और सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+S। इसके बाद आ जाता है सेव एज, सेव एज भी सिंपल वैसे ही है जैसे एमएस वर्ड में था, यानी कि किसी भी फाइल को नाम और लोकेशन देना सेव एज कहलाता है, और इसकी शॉर्टकट की होती है फंक्शन की F12, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्रिंट, यानी अगर आप एक्सेल की फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं, इसकी भी शॉर्टकट की क्या है, सेम है कंट्रोल+P, या फिर एक शॉर्टकट की और भी हो सकती है और वो है कंट्रोल+Shift+F12, ठीक है। इसी में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि अगर आप देखना चाहते हैं कागज पर प्रिंट निकालने से पहले कि स्क्रीन पर प्रिंट देखना चाहते हैं कागज पर फाइनल प्रिंट आने से पहले, क्योंकि अगर मान लो कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर ठीक कर लेंगे फाइनल प्रिंट कमांड देने से पहले, तो उसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू नाम के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ये टूल आपको लिखा हुआ नहीं दिखता यहाँ पर, ये एडिशनल बता रहा हूँ आपको। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है CTRL+F2, ठीक है, यानी कंट्रोल+F2 दबाएंगे तो उससे प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद है ना आपको यहाँ पर फाइल के अंदर एक और टूल मिल जाएगा और वो टूल का नाम है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट टूल का मतलब सेम ही है जैसे एमएस वर्ड में था, यानी कि अगर आपको अपनी एक्सेल फाइल को पीडीएफ फाइल में चेंज करना हो, एक्सेल फाइल को पीडीएफ फाइल में चेंज करना हो तो आप एक्सपोर्ट नाम के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद शेयर नाम का यहाँ पर टूल दिया हुआ है। शेयर का मतलब यही है कि आप अपनी एक्सेल की फाइल को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्लाउड स्टोरेज पर शेयर करना चाहें, किस पर, वन ड्राइव पर, ताकि अगर कभी कंप्यूटर कभी खराब हो जाए, चोरी हो जाए, फाइल डिलीट हो जाए तो फिर नए कंप्यूटर में उन फाइलों को डाउनलोड करके काम चला सके। तो बस इतना लिख लो, एमएस वन ड्राइव पर, एमएस वन ड्राइव पर शेयर करना, शेयर करना। इसके लिए क्या चीज़ लगेगी, इसके लिए सबसे पहले तो एमएस वन ड्राइव पर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और दूसरा आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए जब आप एमएस वन ड्राइव पर शेयर करें। वैसे नॉर्मली अगर आप काम कर रहे हैं एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में तो इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप इन्हें वन ड्राइव पर शेयर करेंगे तो उस समय तो इंटरनेट होना चाहिए ना। एक यहाँ पर टूल और मिलता है एक्सेल में जिसे पब्लिश कहते हैं। ये क्या होता है, देखो पब्लिश वाले इस बेसिकली टूल के अंदर है ना आपकी जो एक्सेल की फाइल है उसको है ना एक रिपोर्ट टाइप में ना बना दी जाती है। इस बात कैसे समझो, जैसे मान लो मैंने एक्सेल की शीट बनाई या फाइल बनाई, अब उस फाइल को है ना मैं किसी को दिखाना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ, है ना, तो मैं चाहूंगा कि वो थोड़ी सी ना एक अट्रैक्टिव टाइप की बन जाए, ऐसी फाइल बन जाए कि जिसको है ना कोई व्यक्ति पढ़े देखे तो उसको इजीली समझ में आ जाए। तो इस है ना पब्लिश नाम के इस टूल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बेसिकली एक एप्लीकेशन इनबिल्ट तरीके से काम करती है जिसको पावर बीआई कहते हैं, और उस पावर बीआई नाम की एप्लीकेशन के थ्रू हम इंटरेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन, है ना, या फिर ऐसा बोल दीजिए कि एक विजुलाइज रिपोर्ट टाइप की बना सकते हैं, ठीक है, एक रिपोर्ट टाइप की बन जाएगी जो फिर आप किसी को भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि एक डेटा विजुलाइजेशन रिपोर्ट टाइप की बना देता है वो, ठीक है। इसका फोकस बेसिकली है ना बिजनेस डाटा नहीं होता किसी कंपनी वगैरह में, जो डाटा है कंपनी कैसे काम कर रही है वो पूरा डाटा वगैरह जो एक्सेल की शीट में बना लिया, उसके बाद एक रिपोर्ट टाइप की बनानी है तो वो बन जाती है इससे। तो बस ऐसे समझ लो पब्लिश नाम के इस टूल का मतलब क्या है, आपको एक इंटरेक्टिव, इनका कोई हिंदी नाम नहीं होता बेटा, इंटरेक्टिव डेटा विजुलाइज रिपोर्ट टाइप की बनानी है। रिपोर्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हम बेसिकली पब्लिश नाम के टूल का इस्तेमाल करते हैं। बट ये जो रिपोर्ट टाइप की बन रही है ना, इंटरेक्टिव रिपोर्ट, एक आकर्षक रिपोर्ट टाइप की जो बन रही है, वो रिपोर्ट बनाने के लिए भी यहाँ पर पावर बीआई एप्लीकेशन काम करती है। पावर बीआई एप्लीकेशन इनबिल्ट का या काम करती है, ऐसे लिख लो, काम करती है ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर है ना पावर बीआई नाम की एप्लीकेशन को है ना ऑटोमेटिकली है ना पावर बीआई नाम की एप्लीकेशन को खोलेंगे फिर इसके थ्रू कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैसे ही समझ लो जैसे एमएस वर्ड में मैंने आपको बताया था कि अगर एमएस वर्ड की फाइल को आप एक वेब पेज, वेबसाइट के वेब पेज जैसा देखना चाहते हैं तो अपने आप ही एक एप्लीकेशन वहाँ काम कर रही होती है इनबिल्ट, जिसे एमएस सुए कहते हैं, MSSWAY सुए। तो वैसे यहाँ पर है ना एमएस एक्सेल में पावर बीआई नाम की एप्लीकेशन के थ्रू आपकी जो फाइल है वो एक इंटरेक्टिव डेटा विजुलाइज रिपोर्ट टाइप की बन जाएगी। और लास्ट में आता है क्लोज नाम का बटन, ठीक है, ये क्लोज नाम का बटन होता है क्लोज द फाइल के लिए, क्लोज द फाइल। अब क्लोज द फाइल कह दो या क्लोज द वर्कबुक कह दो, एक ही बात है ना, क्योंकि फाइल को यहाँ पर एक्सेल की फाइल को यहाँ पर वर्कबुक कहते हैं, तो या तो क्लोज द फाइल लिख लो या क्लोज द वर्कबुक लिख लो, एक ही बात है। और फाइल या वर्कबुक को बंद करने की शॉर्टकट क्या होती है, दैट इज कंट्रोल+W, ठीक है। और अगर एमएस एक्सेल की एप्लीकेशन को अगर बंद करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट होती है Alt+F4, ठीक है भाई। तो अब जैसा मैं देख पा रहा हूँ समय समाप्ति की तरफ आ गया है, तो आज की क्लास और आज की सभा को है ना यहीं पर समाप्त किया जाता है। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट अगली क्लास में और इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। देखो यहाँ पर है ना होम इंसर्ट में फिर से थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़े बड़े होते हैं, पेज लेआउट जल्दी